जिसके बाद लुओ फेंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा बंदा लुओ फेंग के पीछे लग चुका होता। इवन वो लुओ फेंग को अपने डोमेन का इस्तेमाल करके यहाँ पर तुरंत ही फ्रीज भी कर देता है, जिसके साथ ही वो लुओ फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था क्योंकि लुओ फेंग यहाँ पर उसकी टेरिटरी के अंदर घुस के आ गया था। इस बंदे का नाम हमें लॉर्ड बाक ही बताया जाता है और वो लुओ फेंग से इम्प्रेस भी था और यहाँ पर अपना इंट्रो देते हुए कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सरेंडर कर दो या तो फिर मौत को गले लगा लो, वो भी मेरे हाथों। लुओ फेंग को टॉर्चर कर रहा होता और कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड्स ही दे रहा हूँ तुम्हारी चॉइस बनाने के लिए। जिसके बाद वो काउंट करने लग जाता है एक एक करके। जिसके बाद लुओ फेंग के ऊपर जो डोमेन था उसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन लुओ फेंग की बॉडी के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स भी आने लगे थे। लुओ फेंग काफ़ी रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बट फिर भी लुओ फेंग यहाँ पर रेसिस्ट नहीं कर पाता अल्टीमेटली। इसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि 3, 2, लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। और यहाँ पर लुओ फेंग इतना ज़्यादा डर चुका था इस बंदे से कि कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इवन यहाँ पर जो मेरी मोका बॉडी है वो भी रेसिस्ट नहीं कर पा रही है इस बंदे से, तो भला कैसे मैं यहाँ पर स्केप कर सकता हूँ। लुओ फेंग के एक्सप्रेशन से ही नज़र आ रहा था कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस सिचुएशन के अंदर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग के दिमाग में ये चीज़ भी चल रही थी कि अगर वो इस बंदे के साथ में रहेगा तो वो शायद से इमोर्टल पैलेस के लोगों से बिल्कुल भी नहीं परेशान होएगा, क्योंकि ये बंदा काफ़ी पावरफुल भी लुओ फेंग को नज़र आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो बंदा था उसने लिटरली लुओ फेंग के हार्ट को ग्रैब कर रखा था। लुओ फेंग की आइज़ भी रेड हो जाती हैं और वो सफ़र कर रहा होता है इस बंदे की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर से। तभी यहाँ पर ये जो गॉड होते हैं वो ये कहने लग जाता है कि तुमने एक काफ़ी अच्छी चॉइस बनाई है मेरा गुलाम बनकर, और अब यहाँ पर तुम्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। पास्ट में तुम्हारा जो भी नाम था तुम अब उसे भूल सकते हो और अब से तुम मेरे एक ब्लड गार्ड बन के मेरी सेवा करोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्टेचू की तरफ को जाकर बैठ जाता है। अब वो लुओ फेंग को अपने और कुछ ब्लड गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आया था और तभी लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि यहाँ पर लगभग 100 ब्लड गार्ड्स मौजूद हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन मैंने तो इतने ज़्यादा पावरफुल गार्ड्स को अभी यांग यांग सिटी के अंदर भी नहीं देखा था। खैर इनके प्रोटेक्शन से मैं इमोर्टल पैलेस के लोगों से तो बच ही सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो गॉड होता है वो ये कहने लगा था सारे गार्ड से कि देखो अब से ये तुम में से एक है, तो सारे गार्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तभी गॉड बाकी कह रहा होता है कि अब से तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा पुराना नाम तुम भूल जाओ और तुम्हारा असल नाम अब से नंबर 97 है। तभी लुओ फेंग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता है और कह रहा था कि ठीक है। हालांकि यहाँ पर उसे कुछ डेथ ब्रेकिंग वाइब भी आ रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर बाकी उसको बता रहा होता है कि कुछ वक्त पहले श्यूलियोस वॉरियर जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने फाइट की थी कुछ एलियन इन्वेंटर्स थे और उनकी वजह से यहाँ पर कुछ लीडरशिप के अंदर ही एक बीस्ट गॉड का जन्म हुआ। जिस बीस्ट गॉड को तुम देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल बीस्ट गॉड वॉरियर है जिन्होंने लीड किया था ढेर सारे जाइंट को, और इसी की वजह से ये जो एंशंट इमेज तुम्हें दिख रही है इन्होंने ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फ़ाइट की थी। वैसे स्टेचू यहाँ के बीस्ट गॉड का है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड था। जिसके बाद लुओ फेंग इसी के बारे में सोचने लगा था। हालांकि तभी यहाँ पर लॉर्ड बाकी जो थे वो ये कह रहे होते हैं कि ठीक है अब से तुम यहाँ पर इसको सब कुछ सिखा देना। जिसके बाद लुओ फेंग भी उनके हुक्म को मान लेता है। जिसके बाद वो स्क्रीन पे कुछ देखते हैं और फिर कह रहे थे कि नंबर 1 यहाँ जाओ, और कह रहे थे कि अब से तुम 97 के मेंटोर रहोगे और इसे सब कुछ सिखा दो यहाँ के बारे में। जिसके बाद सारे वॉरियर्स और वो खुद भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब ये जो नंबर 1 लेवल का जो ब्लड वॉरियर था वो लुओ फेंग को बता रहा होता है कि लॉर्ड बाकी जो है उनका गोल है एक ब्लैक वॉरियर बनने का। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और हम सारे ब्लड गार्ड्स की ड्यूटी के हैं कि हम अपने लॉर्ड को गार्ड करें जिससे कि यहाँ पर ब्लड वॉरियर बनने में उनको आसानी मिले। तभी लुओ फेंग समझ जाता है कि ब्लड वॉरियर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओहदा है जिसे हासिल करने के लिए गॉड बाकी काफ़ी मेहनत कर रहा है। वो मेंटोर लुओ फेंग को ये भी बता रहा होता है कि किसी को भी ब्लैक वॉरियर बनने के लिए 10 श्यूएलुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्व करना पड़ता है। लॉर्ड ने ऑलरेडी 8 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्व कर लिया है। लुओ फेंग ये सुनकर हैरान था और कह रहा था कि 8
जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, ये जो ईविल वोर्टेक्स तुम देख रहे हो इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा हैवी फॉग है। और लुओ फेंग भी इसे देखकर कह रहा होता है कि हाँ, इतनी ज़्यादा डेंसिटी वाला कोर तो मैंने अभी तक नहीं देखा था, ये सबसे ज़्यादा हायर है। तभी वो बता रहा होता है कि इस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता है लॉर्ड बाकी के अलावा, क्योंकि यहाँ पर वही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और सिर्फ वही इस डीपेस्ट कोर के अंदर जा सकते हैं, इस कोर स्कोर की तरफ। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है तो क्या ये इमोर्टल पैलेस से भी रिलेटेड है? तभी वो कहने लग जाते हैं कि ये इमोर्टल पैलेस से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ, इमोर्टल पैलेस जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो तो हमें सपोर्ट करता है। जैसे ही लुओ फेंग ये चीज़ सुनता है वो काफ़ी हैरान था और कह रहा होता है कि क्या इसका मतलब मैं इमोर्टल पैलेस से बचते बचते ही इन लोगों के पास आ गया जो कि इमोर्टल पैलेस के काफ़ी क्लोज है। तभी यहाँ पर ये बंदा बता रहा था कि वो हमें काफ़ी वक्त से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लेटली हमारा उनके साथ में अभी इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहा। जिसके बाद वो लुओ फेंग को उसका वो ब्रेसलेट भी दे देता है। लुओ फेंग उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट करता है और दूसरी जगह पर लॉर्ड बाकी जो होते हैं वो एक बंदे से पूछ रहे थे कि क्या इमोर्टल पैलेस ने फेंग नाम के एक बंदे के बारे में जो बताया था, क्या वो इसी 97 से कुछ मिलता जुलता है? बबाता भी यहाँ पर मौजूद थी और वो सुन रही होती है। तो यहाँ पर वो बंदा जो कि लॉर्ड बाकी के सामने मौजूद था वो कह रहा होता है कि वैसे तो यहाँ पर ये जो जगह है वो इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ से 97 आया है। ऐसा हो सकता है कि ये बंदा वो लड़का ही हो जिसके बारे में हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, इसकी पावर भी उससे सिमिलर है। तभी यहाँ पर लॉर्ड बाकी कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसने इमोर्टल पैलेस के लोगों को हर्ट किया है, हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, हमें इसे सज़ा देनी होगी और साथ ही तुम इसके ऊपर नज़रें बनाए रखो। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि अगर कुछ भी हो तो तुम उसके बारे में मुझे पहले ही बता देना, और अगर इसने हमें बिट्रे करने की कोशिश की तो फिर इसे वहाँ पर ख़त्म भी कर देना। बबाता तो आके सब कुछ लुओ फेंग को बता देती और कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल मैं फोकस करूंगा अपनी शुएलुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने पे। जिसके बाद लुओ फेंग खुश था और तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैं उस हैवी वाले एरिया के अंदर जाने वाला हूँ। बबाता तो मना ही कर रही होती है और कह रही थी कि आखिर क्यों कर रहे हो लुओ फेंग तुम ऐसा? लेकिन लुओ फेंग कह रहा होता है कि भले ही मैं यहाँ पर इतने सारे इविल फॉक को अडेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन बबाता, क्या तुम्हें पता है गोल्डन हॉर्न बहमूद इसकी तरफ को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो इसे बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है। तो अब ये मेरे अंदर जो डिज़ायर है मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि इसे रेसिस्ट करने में मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन जब मैं इसे एब्जॉर्व कर लूँगा तब गोल्डन हॉर्न बहमूद इसे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्व करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग खुद इन क्रिस्टल को एब्जॉर्व नहीं कर रहा था, जबकि इस बार हमारा गोल्डन हॉर्न बहमूद जो होता है वो एक ही बार से 4-5 क्रिस्टल्स को ऐसे ही एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी हरकत हो रही थी। वो चिल्लाता है, उसको ब्लड भी निकल रहा था उसके माउथ से, लेकिन फिर भी लुओ फेंग रुकता नहीं, बल्कि कुछ और जो बचे कुछ क्रिस्टल्स थे वो भी उसको फीड कर देता है, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बहमूद ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्व कर लिया था, जिससे कि अब उसकी पावर एक ब्लैक वॉरियर के बराबर हो चुकी है। जिसके अंदर अगर लुओ फेंग कंपेयर करे तो अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। लेकिन अब लुओ फेंग के पास में श्वेलो क्रिस्टल नहीं बचे थे जिसे उसे ढूंढना भी था, तो अब वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। हालांकि अब वो इस जगह से तो नहीं जा सकता था क्योंकि गार्ड्स की नज़रों में लुओ फेंग होता है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने एक स्टोन को लेके आता है और उसे दूसरे गार्ड को दे देता है। दूसरा गार्ड उस स्टोन को देखता है लेकिन फिर वो उसे फेंक देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में ये दूसरा गार्ड ने जिस स्टोन को फेंका है वो कुछ और नहीं बल्कि लुओ फेंग की मोका बॉडी ही थी। जिसके बाद हमें तियान्यू सिटी लॉर्ड मेंशन दिखाई जाती है और इस सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर लुओ फेंग भी आ चुका होता है अपनी मोका बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर आते ही तुरंत ही अपने आम को अपनी रियल बॉडी के अंदर फॉर्म करते हुए तुरंत ही यहाँ पर मौजूद एक बंदे को ख़त्म कर देता है और उससे उस क्रिस्टल को भी छीन लेता है। लुओ फेंग का एक क्राइम जो था वो बता दिया जाता है जाकर तुरंत ही गॉड बाकी को। अब गॉड बाकी को तो यही पता था कि लुओ फेंग उसकी निगरानी में है और बाकी सारे लोग भी यही इन्फॉर्म कर रहे थे। असल में लुओ फेंग उसकी निगरानी में भी होता है और ये सारे कांड भी करे जा रहा था, जिससे कि यहाँ पर अब लॉर्ड बाकी को शक होने लग जाता है कि हो सकता है कि शायद से वो जो बंदा फेंग है वो कोई दूसरा हो। जिसके बाद लुओ फेंग लगातार अपने श्वेलुओ क्रिस्टल की तलाश जारी रखता है इधर से उधर। फिर भी लॉर्ड बाकी पूछ रहा होता है कि 97 आखिर आजकल क्या कर रहा है। तभी वो सारे यही रिपोर्ट करते हैं कि वो तो अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ही हम सारी उस पर नज़र बनाए रहते हैं, वो तो मूव भी नहीं करता। एंड लॉर्ड, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से जो फैंग है वो एंशियंट गॉड रूइंस के अंदर है, यहाँ पर नहीं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सियोंग जो है उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसने हर तरफ ही लुओ फेंग के इश्तिहार को फैला दिया था और वो बस लुओ फेंग को ढूंढना चाह रहा होता है किसी भी हालत में। लेकिन लुओ फेंग मिलेगा कहाँ से? लुओ फेंग तो हर जगह ही जा जाके यहाँ पर ढेर सारे क्रिस्टल्स को ढूंढ रहा था। लॉर्ड बाकी को भी इसकी न्यूज़ मिलती रहती है। लुओ फेंग क्रिस्टल्स ढूंढता जाता और अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखता है और ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त निकल चुका था। लुओ फेंग ने हर तरफ ही तबाही मचा दी होती है। लॉर्ड बाकी का भी सिर खराब हो रहा था ये सोच सोच कर कि आखिरी क्रिमिनल पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। तभी बबाता को देखते हैं जो कि अब यहाँ श्वेलुओ क्रिस्टल के अंदर नदी में तैर रही होती है, क्योंकि लुओ फेंग ने इतने ढेर सारे जो इकट्ठे कर लिए थे। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरी ह्यूमन बॉडी जो है इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मेरी मोका बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी। लुओ फेंग ने भी कुछ और क्रिस्टल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि यहाँ पर लॉर्ड बाकी को लुओ फेंग के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन लुओ फेंग ने अब अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है। सारे के सारे ऐसे ही अपना काम पे लगे हुए थे और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाके भी अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छे से कर रहा होता है और यहाँ पर बाकी सारे लोग भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड सियोंग वो तो लुओ फेंग को ढूंढते ढूंढते परेशान था। लुओ फेंग का कोई अंश ही नहीं मिल रहा होता, जिसके बाद लुओ फेंग ढेर सारे ऐसे ही वॉरियर्स को ख़त्म करता है। वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। गोल्डन हॉर्न महमूद भी ढेर सारे क्रिस्टल्स को ऐसे ही एब्जॉर्व करता जा रहा था। दिन महीने साल ऐसे ही निकलते जाते हैं और ऐसे ही कम से कम 20-30 साल लुओ फेंग ने निकाल दिए थे और लुओ फेंग की नज़रें यहाँ पर अपने नाके के ऊपर भी होती हैं, जो कि अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। और अब हमें बताया जाता है कि कुछ वक्त बाद पूरे 80 साल बीत चुके हैं। लुओ फेंग ने फाइनली यहाँ पर कोर के अंदर एंटर कर लिया है, जो कि इस रेड फॉग की कोर थी। और अब यहाँ पर लुओ फेंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। लुओ फेंग ने इस कोर को देखा, तब उसे पता चला कि ये जो कोर एरिया है इसके अंदर यहाँ तो कोई फॉग है ही नहीं, जबकि इस जगह पर कोई पावर मौजूद है जो कि किसी प्रोफाउंड बीस्ट की है। और लुओ फेंग इस पावर को यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न ऑब्जर्व करवा लेता है, जिसके साथ ही लुओ फेंग ने जो था स्काई ब्रेकिंग क्लोज का भी इस्तेमाल कर लिया था। और अब लुओ फेंग की बॉडी को देखते हैं, जो कि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और लुओ फेंग सारे ही बचे कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा होता है और उसने अपनी डेथ स्किल और शेडो ट्रिक को यहाँ पर मास्टर कर लिया था, जिससे कि अब वो और भी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकता था। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस डेथ स्किल को अल्टीमेट स्किल के तौर पे मास्टर किया है और अब यहाँ पर मैं सिर्फ तभी ख़त्म हो सकता हूँ जब मैं खुद ख़त्म होना चाहूँ। इस डायलॉग से ही आप लुओ फेंग की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फेंग की लोकेशन जो थी वो यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के लोगों को पता चल जाती है। साथ ही लॉर्ड बाकी जो था वो भी फ़िलहाल लुओ फेंग की लोकेशन देख के निकल जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी स्कैनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास स्कैन करता है कि लुओ फेंग कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि यहीं आसपास ही लुओ फेंग मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पर वो थोड़ा और देखता है, लेकिन अभी लुओ फेंग नज़र तो नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गया था और लुओ फेंग ये सोच रहा होता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद जो है वो एब्जॉर्व करने वाला है 97 क्रिस्टल को भी। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी भी बबाता के पास ढेर सारे क्रिस्टल्स और मौजूद थे। लुओ फेंग को ये भी पता चल जाता है कि अभी ये जो इमोर्टल पैलेस है उसके लोग उसे हंट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लुओ फेंग को अपना थर्ड श्वेलुओ क्रिस्टल भी एब्जॉर्व करना था, जिससे कि वो एक ब्लड वॉरियर बन पाए। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर लुओ फेंग को ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अब तो बाकी आ गया है और वो इस प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को खड़ा करेगा। दूसरी तरफ बाकी उसकी स्पेसशिप देख लेता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि लुओ फेंग एलियन है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने सारे लोगों को ऑर्डर दे देता है कि लुओ फेंग एलियन है, इसे ख़त्म कर डालो। और यहाँ पर वो लुओ फेंग को खुद भी पकड़ लेता है, जिसके बाद लुओ फेंग एकदम से ही शॉक्ड में आ चुका था। लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के ऊपर जैसे ही बाकी अटैक करता है तो लुओ फेंग स्पेसशिप के अंदर सेफ था। हालांकि बाकी का अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा आग उस जगह पर लग चुकी होती है।
जिसके बाद यहाँ पर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि एक शील्ड भी उसके अराउंड आ चुकी थी। बाकी लगातार उसको हिट कर रहा होता है। बबाता भी वेट कर रही होती है कि लुओ फेंग जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग को शेल्यो क्रिस्टल की वजह से काफ़ी पेन हो रहा था, जो कि उसको एंड्योर करना ही था। लेकिन इतनी देर में बाकी आके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अटैक करता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही लुओ फेंग एक ब्लड वॉरियर बनने में कामयाब हो जाता है और अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उठा के उसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक के मारता है और अब वो दोनों वहाँ से निकल भी रहे थे। तभी बबाता उसे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहती है। लुओ फेंग ने बाकी को तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन लुओ फेंग आगे जा रहा होता है वापस से उसी जगह पर जब वो बाकी से मिला था। बबाता कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कह रहा होता है कि उस जगह पर एक चीज़ ऐसी मौजूद है जो कि 9 कॉस्मो केओस टेबलेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मुझे चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है, लेकिन इतनी देर में कुछ और ब्लड वॉरियर वहाँ आ गए थे जो कि कह रहे थे कि तुमने इस जगह पर आकर फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की और अब हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद इन लोगों के बीच में ऐसे ही फाइट होने लग जाती है। लुओ फेंग अकेला ही इन सारे ब्लड वॉरियर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी लुओ फेंग यहाँ पर अपनी स्काई स्केपिंग वाइन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये सभी इकट्ठे ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुके थे। तभी लुओ फेंग अपना फाइनल अटैक करता है जो कि स्काई स्लैश था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और अब वो सभी के ऊपर एक बार से ये अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर सभी के छींथड़े उड़ चुके थे और अब लुओ फेंग सेफली जाके उस स्टेचू को अपने पास में रख लेता है। लुओ फेंग वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ निकल के जा ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि बाकी उसके सामने आके एक बार फिर से खड़ा हो गया और कह रहा होता है कि 97 में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लुओ फेंग के अराउंड ढेर सारे ब्लड गार्ड्स भी आ जाते हैं उसे ख़त्म करने के लिए और वो तादाद में अनगिनत थे। तभी वो कह रहा होता है कि वो जो स्टेचू तुमने चुराया है उसको वापस कर दो, शायद से मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूँ। लेकिन लुओ फेंग कह रहा होता है कि चलो भाई अपना काम करो। और इतनी देर में लुओ फेंग कह रहा था कि क्या तुम इस स्टेचू की बात कर रहे हो, लेकिन वो उन्हें वो स्टेचू दिखा के अपने पास में रख लेता है और धमकी भी देता है कि वैसे मैं तुम्हारी लाइफ बख्श सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट नहीं करो। तभी यहाँ पर बाकी को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को कहता है कि खड़े क्या हो, जाओ जाकर इसके ऊपर अटैक करो। तो वो सारे के सारे आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। तभी लुओ फेंग ने यहाँ पर पहले से ही अपनी कैनन को प्रिपेयर कर रखा था और जैसे ही वो सारे एक ही डायरेक्शन में आगे आते हैं तो तब लुओ फेंग उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तबाही उस जगह पर मचती है। लेकिन लुओ फेंग ने ढेर सारे यहाँ पर पावरफुल ब्लड वॉरियर्स को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। बाकी भी इस अटैक को देख के कह रहा होता है कि ये तो एक इमॉर्टल गॉड लेवल का अटैक था, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लुओ फेंग वहाँ से निकल के चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी वहीं पर खड़ा रह गया था और वो चिल्ला रहा होता है कि एलियन एलियन। हालांकि लुओ फेंग तो वहाँ से जा ही चुका है, वो कितना ही बोल ले उसका क्या ही फ़ायदा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग फ़िलहाल अब उसी स्टेचू को समझने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था कि इसकी मदद से गोल्डन हॉर्न बेहमूद को काफ़ी हेल्प मिलेगी स्काई ब्रेकिंग क्लोज की तरफ को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और कह रहा होता है कि और इसे देख के कह रहा था कि मुझे लगता है कि शायद से ये लीडर रहा होगा टॉप यूनिवर्स का। जिसके बाद वो लुओ फेंग उसे देख के काफ़ी खुश था। बबाता भी खुशी हो रही होती है और कह रही थी कि लुओ फेंग अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि नहीं, अभी एक लास्ट चीज़ बाकी है। जिसके बाद कह रहा था कि अभी फ़िलहाल मुझे ये देखना है कि नाके क्या कर रहा है। अब तक तो वो हेवन लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर लास्ट टाइम वो नाके को छोड़ के गया था और अभी बबाता बता रही थी कि लुओ फेंग तुमसे 20 किलोमीटर दूर है नाके। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को कुछ अजीब सा सेंस होने लग जाता है, तो लुओ फेंग तुरंत ही काफ़ी अवेयर होते हुए इस जगह पर आता है। तो उसे वही वेपन का कुछ कर्व वहाँ पर दिखता है, जिससे कि लुओ फेंग समझ गया था कि ये तो वही वेपन है जो कि उसने नाके को दिया था। लेकिन सडनली वो जो वॉल थी वो मूव करने लग जाती, किसी ने उस पर एक कट लगाया था और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो कट होके वहीं पर गिर जाती है। बाद लुओ फेंग कहता है कि उसने हेवन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग को कुछ अजीब सी इंटेंशन आ रही थी और तभी हमें सियोंग पैलेस भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें अपना नाके दिखाया गया था जो कि तुरंत यहाँ
यहाँ पर आते हुए काफ़ी बुरे तरीके से वॉरियर्स को मार रहा होता है। तभी उसे उसके फादर भी वहाँ पर दिखते हैं, जिन्हें वो तुरंत ही आज़ाद करवाता है। वो यहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रहे थे। उसके फादर उसे देख के कह रहे थे कि ना कि क्या ये तुम ही हो, क्योंकि अब वो उसे नहीं देख पा रहे होते, और कह रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। तभी वो कह रहा होता है कि फादर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दें कि मुझे इतना ज़्यादा वक्त लग गया, चलें अब आप मेरे साथ चलें। लेकिन तभी उसके फादर डर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लॉर्ड सियोंग यहाँ आ जाएगा। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि फादर अब मैंने हेवन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, आप डरे नहीं, मैं यहाँ से आपको लेके चलूँगा। पिछले 80 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिसके बाद वो कहता है कि फादर अपने होम टाउन की हालत तो बद से बदतर हो गई है, लोगों को काफ़ी सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर सियोंग जो था अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद लोगों को भी ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो जगह से निकल कर बाहर आता है, तभी वो देखता है कि वो लेडी डिसाइबल तो यहाँ पर मौजूद है और कह रही थी कि अब बताओ फैंग कहाँ है, क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो। तभी यहाँ पर ना कि अपने वेपन का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये लेडी तो अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके वेपन को ही क्रश कर देती है, और अब वो नाके को उसकी नेक से पकड़ लेती है और कह रही थी कि मैंने कहा ना, बताओ कहाँ है फैंग। तभी वो गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद तो वो उसे फेंक के मारती है दूर, और साथ ही उसके फादर भी काफ़ी परेशान हो रहे थे अपने बेटे के लिए और कह रहे थे कि ना कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। लेकिन तभी वो समझ जाते हैं कि अब शायद उनका बेटा और वो नहीं बच पाएंगे। नाके से वो एक बार फिर पूछती है कि बताओ फैंग कहाँ है, लेकिन नाके भी उसी एटीट्यूड में जवाब देता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो लेडी कह रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो ना उसकी तरफ, ठीक है चलो अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बेटे भी हो, तो अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुम्हारे फादर को ही ख़त्म कर डालूंगी। अपने फादर को सफ़र करता देख अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता और वो कह रहा था कि ये सब मत करो। लेकिन उसके नेक्स्ट ही पल वो बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से सफ़र करने लग जाती है, और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से हर्ट किया है, और उसके पीछे लॉर्ड फैंग खड़ा होता है। और मैंने लॉर्ड फैंग इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर लुओ फैंग के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा खतरनाक थे। वो तो उस लड़की को पकड़ के उसे बहुत बुरे तरीके से अटैक करता है, साथ ही अपना पूरा का पूरा हाथ इसकी बैली से बाहर निकाल देता है और उसके बाद उसे पटक के फेंक देता है वहीं पर। जिसके बाद ना कि अपने फादर को पकड़ता और ढेर सारे वॉरियर्स लुओ फैंग की तरफ को आगे आ रहे थे। वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, लेकिन लुओ फैंग उन सभी को एक ही बार से ख़त्म कर देता है, और वो लोग वहीं पर ख़त्म हो चुके थे। कुछ और वॉरियर्स भी आगे आ रहे थे नाके को ख़त्म करने के लिए, लेकिन लुओ फैंग उसको वहीं पे ख़त्म करता और ना अपने फादर को बचाता है। जिसके बाद उसकी नज़र लुओ फैंग के ऊपर पड़ती है। तभी वो उसे देख के काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन इतनी देर में एंट्री हो जाती है लॉर्ड सियोंग की, जिसे देख के लुओ फैंग कह रहा था कि लॉर्ड सियोंग और उसके साथ हज़ारों वॉरियर्स भी आए हुए होते हैं। अब लॉर्ड सियोंग काफ़ी भड़क चुका था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे 3 डिसाइबल्स को ख़त्म कर दिया और अब मैं तुम्हारी जान लेके रहूँगा। तभी लुओ फैंग कह रहा होता है कि ना कि अपने फादर को किसी सेफ जगह पर ले जाओ जल्दी। तभी वो लेके जा रहा होता है अपने फादर को, और सियोंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपने आप की सारी पावर एक ही बार में इस्तेमाल करता और कह रहा था कि मैं एक टियर 5 का रियल्म लॉर्ड हूँ, तुम्हें लगता है कि मेरे डोमेन के सामने तुम टिक भी सकते हो। तभी लुओ फैंग कह रहा होता है कि चाचा तुम्हारे एनिमी हम हैं, कोई बच्चा नहीं। जिसके बाद लुओ फैंग उसके डोमेन को ख़त्म करना शुरू करता है। हालांकि उसका डोमेन था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और बाबाता भी कह रही होती है कि लुओ फैंग थोड़ा केयरफुल। इस समय अगर लुओ फैंग के पास लुओ फैंग की मोखा बॉडी नहीं होती तो शायद से लुओ फैंग इतनी देर तक तो बिल्कुल सरवाइव कर पाता। जिसके बाद लुओ फैंग आगे बढ़ता और जाके तुरंत ही लॉर्ड सियोंग की शिप के ऊपर से टकरा के अंदर की तरफ को एंटर कर जाता है। तभी लॉर्ड सियोंग कह रहा था कि बस एक डोमेन लेवल का वॉरियर मेरे सामने आके खड़ा हो गया और वो मुझे चैलेंज कर रहा है फाइट के लिए। तभी लुओ फैंग कह रहा था कि चलो देख ही लेते हैं किसमें कितना दम है। जिसके बाद सियोंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और अब वो उन स्वॉर्ड का यूज़ करके लुओ फैंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लुओ फैंग भी अपने डोमेन को रिलीज़ करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही अब एक दूसरे को अपनी पावर का शो ऑफ करके दिखा रहे होते हैं। लॉर्ड सियोंग इजीली लुओ फैंग के ऊपर भारी तो पड़ रहा ही होता है, लेकिन लुओ फैंग भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। लॉर्ड सियोंग लुओ फैंग को काफ़ी पीट रहा, लुओ फैंग की हाईएस्ट स्पीड को भी वो स्लो बता देता है और फिर
मुस्कुराने लगा था। लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी इस चीज़ से रिकवर हो ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर के अंदर लॉर्ड सियोंग जो था वो फिलहाल अपने इंटरनल वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसने अपने वर्ल्ड लेवल की पावर से क्रिएट किया है, और ये वर्ल्ड ऐसा है जिसे सिर्फ वही रूल कर सकता है। अब बबाता भी घबराने लग जाती है और लुओ फेंग से कह रही थी कि लुओ फेंग क्या तुम यहाँ पर टिक भी पाओगे या फिर नहीं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की पूरी ही बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, और तभी लॉर्ड सियोंग वहाँ आता और कह रहा था कि एक वर्ल्ड लेवल का लॉर्ड के सामने तुम यहाँ पर ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे। लुओ फेंग स्टिल यहाँ पर मौजूद था और तुरंत यहाँ के एक अटैक करने वाला था, लेकिन लॉर्ड सियोंग यहाँ पर उसके ऊपर पलट के एकदम ही अटैक कर देता है और कह रहा था कि ये मेरा इंटरनल वर्ल्ड है, तुम्हारी एबिलिटी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लुओ फेंग कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है इस मूव को करने का, और कह रहा होता है कि तुमने भी मुझे फोर्स कर दिया मेरी इंटरनल पावर का यूज़ करने के लिए। और अब लुओ फेंग क्रिएट करता है अपनी थाउजेंड्स ऑफ शेडोज़ इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। वो चारों ही डायरेक्शन से आगे आ रहा था, तो लॉर्ड सियोंग भी अपनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सोर्ड को निकाल लेता है और एक ही बार से वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक अटैक कर पा रहा था, और उसके अटैक थे भी काफ़ी ज़्यादा शार्प। लुओ फेंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना डिफेंस वेपन भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लुओ फेंग की सारी ही जो बॉडीज़ होती हैं वो इकट्ठे आके अटैक कर रही थी इसके ऊपर, और आपके फेस के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड को काफ़ी गुस्सा आता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर वर्ल्ड लेवल का लॉर्ड हूँ क्यों। जिसके बाद लुओ फेंग को उसकी नेक से ही पकड़ लेता है, और अब लुओ फेंग को काफ़ी बुरे तरीके से टॉर्चर करते हुए उसे फ्रीज कर देता है। जिसके बाद अब वो लुओ फेंग की चेस्ट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को उतारते हुए कह रहा होता है कि जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, तुम इसके अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की सारी बॉडी फ्रीज होकर अलग अलग गिर चुकी थी। लुओ फेंग की नेक भी अलग पड़ी होती है। अब वो जो उसकी मौका बॉडी है वो इकट्ठा होकर आने की कोशिश कर भी रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो लॉर्ड सियोंग था वो उसको फ्रीज कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो खुश होकर खड़ा था, लुओ फेंग की नेक को ही देख रहा होता है जो कि ऐसे ही पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग का हाथ अभी बाकी था जो कि लॉर्ड सियोंग के पलट के देखने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड सियोंग की जो चेस्ट होती है उसके अंदर वो अटैक जाकर हिट होता है। जिसके बाद लॉर्ड सियोंग को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे उसके ऊपर अटैक हो गया। पॉइंट पे लुओ फेंग वापस से अपनी बॉडी को कलेक्ट करके इकट्ठा होने लगा था, और वो वापस से रिबॉर्न होके इसके सामने ही आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही अब वापस से लुओ फेंग बाहर आ जाता और कह रहा था कि तुमने मुझे मेरे डेथ डोमेन का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। जिसके साथ ही लुओ फेंग उसकी स्पेसशिप को भी ख़त्म कर देता है, और अब यहाँ पर जो लॉर्ड सियोंग का पैलेस था वो भी ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद ढेर सारा खजाना लुओ फेंग को वहाँ पर दिखता है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि लग रहा है कि मेरी 80 साल की कल्टीवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जिसके बाद लुओ फेंग आसपास देख रहा होता है तो बबाता कह रही थी कि लुओ फेंग इन सारी ट्रीजर्स को देखो, अब ये हमारा ही कितना ज़्यादा है। लेकिन लुओ फेंग एक बॉक्स को उठाता और कह रहा था कि ये बॉक्स ना मैंने कभी देखा और ना ही कभी मुझे इसके बारे में पता चला, आखिर ये सिंबल है क्या। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही शॉक हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि ये तो असल में जर्ग से भी बिलोंग करता है। जिसके बाद बबाता कह रही थी कि हाँ लुओ फेंग, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये इस जगह पर क्या कर रहा है शोलो कॉन्टिनेंट के अंदर। तभी लुओ फेंग को जर्ग क्वीन के बारे में याद आता है, और साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि हमें इस मोटर को रिपोर्ट करना ही होगा। तुरंत ही वहाँ पर उसको अपने पास रखता है। तभी नाके को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लुओ फेंग से कह रहा होता है कि लुओ फेंग ब्रदर, क्या सच में ये जो सियोंग है ये डेड हो गया। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, और ये जो सारी की सारी मनी है तुम इसका इस्तेमाल करो, इसे यूटिलाइज़ करना अच्छे से, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये सुनते ही यहाँ पर नाके जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि लुओ फेंग उसको छोड़कर जा रहा है। वो तो भागते हुए लुओ फेंग के पास आ जाता है और लुओ फेंग से कह रहा था कि आखिर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ ब्रदर। तभी लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कह रहा था कि शायद हम लोग कभी दोबारा मिलेंगे ज़रूर। जिसके बाद यहाँ पर नाके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट लुओ फेंग को पे करता है और कह रहा था कि मास्टर मैं आपका इंतज़ार करूँगा।
जिसके बाद लुओ फेंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो उससे कह रहा होता है कि देखो ना कि तुम्हें अपना और शुए लुओ कॉन्टिनेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा करोगे भी। जिसके बाद यहाँ पर नाके भी डिसाइड कर लुओ फेंग की कही हुई बात को पूरा करेगा और फिर उस रिंग के अंदर सारा सामान भी रख लेता है और अब वो एक नई जर्नी अपने लिए शुरू करने वाला था। दूसरी तरफ लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल बैठा हुआ आराम से मेडिटेट कर रहा था। तभी बबाता उसे बता रही होती है कि लुओ फेंग मुबारक हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर एक्लिप्स पैलेस के द्वारा बुलाया गया है और लुओ फेंग की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। लुओ फेंग तो फिलहाल इस चीज़ को हल्के से ही ले रहा होता है। तभी वो कह रही थी कि लुओ फेंग 10,000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है को कंप्लीट कर पाया, जिसकी वजह से एक्लिप्स पैलेस के जो मास्टर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और लुओ फेंग तुम्हें पता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर उनकी अनलिमिटेड पावर है और अगर अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। लुओ फेंग खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही यहाँ पर बवाता उसे उठाई देती है उसकी डीप मेडिटेशन से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग उस जगह पर आ ही जाता है और तुरंत ही उस जगह पर आकर ग्रीट करता है इस जगह के लॉर्ड को। तभी यहाँ पर वो लुओ फेंग से पूछते हैं कि लुओ फेंग तुम्हारी ट्रिप आखिर कैसी रही। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो कुछ अलग ही चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। तभी लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए बताने लगा था लेकिन शुएलुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए रहा। हालांकि पूरी जर्नी के अंदर मैं ग्रेटली इम्प्रूव भी हुआ हूँ। और उसके बाद कह रहा होता है कि लॉर्ड मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग वो क्यूब टाइप बॉक्स उनको दिखा देता है। तभी यहाँ पर ये लॉर्ड उसको देखते हुए कह रहे थे कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तुम इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ठीक है और अब वो कह रहे होते हैं कि तुमने 10,000 ईयर के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसी की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग एक अलग ही चीज़ को फेस करने लग जाता है और तभी लुओ फेंग के सामने कुछ ब्लैक सी चीज़ भी आने लगी थी। जिसके बाद लुओ फेंग इसे आराम से देखने लग जाता है और उसे समझ में आता है कि असल में ये जो डार्क फ्लेम प्लेनेट की मूवमेंट है वो उसको सिखाई जा रही है इस जगह के लॉर्ड के द्वारा और यहाँ पर वो कॉस्मिक ओरिजिनल लॉ को भी ट्रिगर कर रही थी। लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये तो एक मिरेकल है। तभी इस जगह के लॉर्ड कहते हैं कि ऑफ कोर्स उन्होंने अब लुओ फेंग को वापस से उसकी शिप के अंदर ही भेज दिया होता है और अब लुओ फेंग इस नई चीज़ को सीख के उस जगह से निकल के जा चुका था। हालांकि अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो अपनी जगह है यानी कि शुएलुओ कॉन्टिनेंट उसके अंदर लुओ फेंग का नाम एज अ मिस्टीरियस ब्लड वॉरियर रखा गया है। जिसके बाद यहाँ पर इस जगह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तब्दील हुई हैं, जैसे कि सियोंग के मरने के बाद यहाँ पर काफ़ी शांति हो गई है। लोग एक दूसरे से पहले की तरह क्रूएलिटी से बात नहीं करते। नाके ने क्लेम किया कि वो यहाँ पर लुओ फेंग का डिसाइबल है और वो इस जगह का न्यू लॉर्ड भी बन गया और वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल रहा है। तभी नाके को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल को देखने लग जाता है। अंदर उसे लुओ फेंग की एक झलक भी दिख रही होती है और वो खुशी से कहता है कि आप जैसा शुएलुओ कॉन्टिनेंट के अंदर कोई नहीं है। और अब हमें यहाँ पर लुओ फेंग का एक स्टेचू भी दिखाया जाता है कि गाइस इसी के साथ ये ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट मूवी हो जाती है एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं और हमारे हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस मूवी को शेयर ज़रूर से ही कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।